नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मार्टिन मार्क। नमस्कार। नमस्कार। और देखिए, आज इस कार्यक्रम के करने का मकसद यही है और लगातार हम जो इस सीरीज चला रहे हैं आपके लिए कि अगर आपके मन में कोरोना को लेकर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी भ्रम हो, तो आप इस कार्यक्रम के जरिए, इस फोरम के जरिए अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ दो बहुत से खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे आपसे कुछ ही पलों के बाद, उनसे आप वो सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में शुरू होने वाला है और सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा। तो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरह से अगले चरण में किनको दिया जाएगा। तमाम सवाल इसके बाद पैदा होते हैं। ज़रूर आपके मन में भी सवाल होंगे। उन तमाम सवालों को आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स जुड़ेंगे उनके जरिए आप पूछ सकते हैं। Indeed, let me introduce you to the doctors who've joined us today. We have Dr. Ashutosh Biswas, who's the Professor, Department of Medicine at All India Institute of Medical Sciences, and Dr. Anil Gurtu is from the Department of Medicine at the Lady Hardinge Medical College. Thank you very much, doctors, for joining us. We also have to tell you that we are pinned to our Facebook page, so you have Facebook Live, and from there you can easily send us your questions. You can also call in. The numbers are on the screen right now. Call in to that number and ask your questions to the doctors concerned. Let's start with you, Dr. Gurtu. We're going to roll out the vaccine from the 16th, and it's healthcare workers and frontline workers that are going to be the first ones to be vaccinated. The question is that, is there a process to identify who's a healthcare worker, who's not? Because, people are the only people who have who work in hospitals like you, or private practitioners too, who can prove themselves to be doctors? Everyone, not just doctors, but people who are working with the healthcare systems, such as nurses, paramedics, safai karamcharis, sanitation workers working in healthcare systems. So the entire spectrum of human resource, people who are involved with healthcare, one way or the other, public and private, directly and indirectly, all of them have been encompassed, have been included in this concept of healthcare workers who will be given the first priority. ओके। डॉक्टर विश्वास, जैसा ही कहा गया कि पहले डॉक्टर्स को लगेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो उनको ये टीकाकरण दिया जाएगा, लेकिन जो आम दर्शक हैं इस कार्यक्रम के जरिए जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके में भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आम लोग जो हैं उन्हें कब तक ये वैक्सीन दिया जाएगा और जो कोमॉर्बिड स्थिति में हैं उन्हें कब तक ये वैक्सीनेशन उन्हें दिया जाएगा। इसको लेकर कोई जानकारी सर? देखिए, 50 साल के ऊपर जो है ये डिसीजन है कि इनको दिया जाएगा, ये ओल्डर जो पीपल, और 50 साल के नीचे कोमॉर्बिडिटी जिनको है, कोई भी एज का हो, सो वो भी एक उसमें है, लिस्ट में है। तो अब नाउ क्वेश्चन है कि जो 50 के नीचे है और कोमॉर्बिडिटीज नहीं है एज जनरल पॉपुलेशन, उनको कैसे कब दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, एंड जैसे अभी बातचीत कर रहे थे कि मेडिकल रिलेटेड और फ्रंट लाइन जो कोविड वॉरियर्स है उनको भी लिस्ट में है, बट जो जनरल पॉपुलेशन उन लोगों को कैसे मिलेगा, क्या अभी तक आई थिंक इसमें कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। सो आई थिंक ये फेज वाइज होगा। ये मेरे को लगता है कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप में है। आई थिंक देन फेज वाइज नेक्स्ट फेज में everybody will be covered up. So nothing to worry, it will be a fast track, I think, and otherwise this will be also, I think, available in the market later on. So अभी कुछ डिसीजन नहीं है, ये 100% कवरेज होगा। ये हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले जैसे फ्री में, इंटर पॉपुलेशन को फ्री देना कितना वो होगा, ये भी आई थिंक एक चिंताजनक है। तो जल्दी आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ as soon as possible to cover up the general population. Nothing to worry, I think. Okay. डॉक्टर गुर्तू, कुछ लोग सर ये भी जानना चाह रहे हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी है कि देखिए अभी तो दो कंपनियों की वैक्सीन आई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्या उनके पास ये आज़ादी है? और ये सवाल ये भी है कि क्या स्टेट्स के गवर्नमेंट के पास भी आपको लगता है कि ये आज़ादी होगी कि
वो कौन सा चूज करें वैक्सीन अपने अपने लोगों को देने के लिए, और जो लोग हैं क्या वो उनके पास ये फ्रीडम है कि भाई मैं सिर्फ यही इस कंपनी का लगाना चाहता हूं वैक्सीन, इसका नहीं? क्या इस तरह की स्थिति है, या इस तरह की स्थिति अगर है तो फिर कैसे इसको टैकल करेगी सरकार? मैं सिर्फ आज ही की बात कर सकता हूं, आगे क्या होएगा ये बहुत बदलता रहेगा जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आएगी। आज की जो स्थिति है वो ऐसे है कि जो ये वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस शेड्यूल 2 न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट अमेंडमेंट 2019 में जो शेड्यूल 2 है उसके तहत मिली है जी। तो उसके तहत ये जो शेड्यूल 2 में जो एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस है उसके अंडर डीसीजीआई ने सारा डेटा देखा, सेफ्टी पहले देखी, सेफ है, हाँ सेफ है, इफेक्टिव है, हाँ। उसके बाद ये अप्रूवल मिला है। ये अप्रूवल है रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। ये 3 शब्द हैं, रिस्ट्रिक्टेड यानी सबके लिए नहीं है इस वक्त, ये सिर्फ लिमिटेड सीमित लोगों के लिए है, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 50+ एंड 50 से कम है जिनको की और कोमॉर्बिडिटीज हैं। अब ये रिस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब ये इस वक्त कमर्शियल यूज के लिए नहीं रिलीज हो रहा है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको सरकार ने पहले से आइडेंटिफाई किया है, हेल्थ केयर वर्कर्स। और इस आइडेंटिफिकेशन के जरिए जो जो पॉपुलेशंस हेल्थ केयर वर्कर्स की आई हैं उनके नाम चले गए हैं। वो कोविन जो सिस्टम है, ऐप का कोविन सिस्टम जो डिजी सर्वेलेंस का, उसमें नाम दर्ज कर दिए गए हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। अब जिन जिन के नाम उसमें हैं कोविन ऐप में, उन्हीं को मिलेगा। अब उनको 2 वैक्सीन हैं इस वक्त हमारे पास, कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिलीज्ड, और दूसरा जो है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक आईसीएमआर ने बनाया है और वो भी रिलीज हो गया है। अब ये दोनों वैक्सीन में से किसको क्या मिलेगा ये चॉइस हमारे पे नहीं है। ये डिसाइड किया जाएगा सेंट्रली, और जो कोविन ऐप है उसके थ्रू ये स्ट्रीम कर दी जाएगी कि आपको ए मिलेगा, आपको बी मिलेगा। और इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स होंगे वहां पर ताकि मिक्सअप ना होए। तो एक वैक्सीन ए कोविशील्ड, दूसरा वैक्सीन बी कोवैक्सीन। तो ये 2 बूथ्स होंगे या 2 सिस्टम्स होंगे हर अस्पताल में। और जिसको जो कोविन के जरिए जो मैसेजिंग आई है कि आपको ए में जाना है तो आपको ए ही लगवाना होगा, दोनों डोज ए के ही होंगे। और जिसको बी का मिलेगा वो बी ही लगवाएगा, दोनों डोज बी के मिलेंगे। और ये बात इसलिए है क्योंकि अब तक साफ हो गया कि दोनों ए और बी दोनों वैक्सीन्स सुरक्षित है, सेफ हैं, और दोनों को ही देना है क्योंकि दोनों का उपलब्ध करेंगे तभी सबको मिल पाएगा। तो इसलिए अभी ये सिस्टम है, निर्धारित किया जाएगा किसको कौन सा मिलेगा, उस बूथ में उसको इंफॉर्मेशन आएगी, वो उसी बूथ में जाके लगवाएगा और दूसरा वैक्सीन भी वही लगेगा जो पहला लगा है। Indeed, crucial information there given by Dr. Gurtu. Dr. Biswas, there's a question that's come in on Facebook. This gentleman asks, usually antibodies from COVID, after you have COVID, last for about 5 to 6 months. That's what reports say. How long will the vaccines antibodies last? Are you required to have booster doses every now and then to keep this going on lifelong? Yes, this is a very important question, but the thing is that it has been seen that at this moment there are 2 shots will be given in a 28 days part. So first and second, that second is the boosting probably that is going to affect to maintain its efficacy maybe 8 to 10 months or 12 months. So there is still the research should be the data, or so we don't have any sufficient data to say that is going to this vaccine is going to give you lifelong immunity. So probably we need to have more boosting effect, or maybe yearly like the other influenza vaccines that we're taking yearly. So this may be that we'll be requiring to take every year this kind of vaccine if this pandemic goes on like other viral diseases. So till now, we do not have any evidence that this 2 doses is going to protect you lifelong. So there is also chances that we may require this vaccine yearly or so, yet to go for the research. And the natural development of the immunity by the vaccine, by the infection, that has been seen that almost the various data, there studies done
that 30%, somewhere it is 60%, 40%. So I think the herd Okay. immunity already developed and going to protect the people. But this is again a question that how long this is going to, is not a lifelong like a other, is a dengue. If the dengue infected is going to protect to the same Right. strain, same species for lifelong. Okay, So we'll take one step at a time, I suppose. But Dr. Gurtu, there's a gentleman and a senior citizen who's wanting to travel, a heart patient, Hari Krishna, his name is, wants to travel to from Jaipur to Bangalore. He's asking, is it safe to use 3M P100 filter mask or with respirator, or should the N95 mask be used? Which one is safe? This is an elderly person asking the question. Respirator masks are not really required those are for gaseous emergencies. N95 is what we recommend, and N95 is what will keep him safe. He should take N95. There's another lady who's asking, does ultraviolet sanitizers help in disinfecting services against COVID? Dr. Gurtu. See, ultraviolet has three waveforms, A, B, and C. C does not really come down to us on Earth, A and B do. Most of the light we see is A and B. C gets filtered out by ozone. That's why ozone at the stratosphere is protective to us. Now, C is very toxic to the DNA. So we cannot use C in its full spectrum as it is. So what we have done is, using zircon and certain technologies, we have modulated the spectrum of C to 200, 222 nanometers. So ultraviolet C, what is also I think called the low ultraviolet C in 200, 222 nanometer spectrum wavelength, that is considered to be safe. But remember, that is only for objects. Dr. You can't Gurtu, put your एक हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, शायद वो आपसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर माफ कीजिए दुर्गेश पांडे हैं जो कि कौशाम्बी यूपी से इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन सर डॉक्टर विश्वास जी से है। जी सर, जैसे कि कोरोना, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको जैसे वैक्सीनेशन फर्स्ट फेज में देने की बात कही जा रही है, तो सर जैसे मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट हूँ, यहाँ पे कोरोना केसेस कम है, तो क्या इसका ये प्रभाव भी पड़ेगा जहाँ पे कोरोना केसेस कम है वहाँ पे क्या किसी और फेस में दिया जाएगा फ्रंट लाइन वर्कर्स को, या तो फिर इसी फेस में कवर किया जाएगा? और एक क्वेश्चन इसी के साथ कि सर क्या प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा? हाँ, देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इट इज टेकन एज ए सेम। हर किसी को फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी एक लिस्ट बन चुका है ऑलरेडी हर हॉस्पिटल में, सो वो लिस्टेड में होंगे। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स अभी इस टाइम ये ऑलरेडी जो लिस्ट बन चुका है सबको मिलेगा। और यस जी, हेलो जी डॉक्टर विश्वास, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ जी। और जैसे आपके वहां पे कोरोना कम है, अब देखिए कोरोना पहले ये हमें नहीं पता कि जिस जगह पे अभी कम है, हो सकता है कि अभी स्प्रेड होने में टाइम ना लगे, तो पहले से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और हर किसी को अभी कोरोना यूनिवर्सल कवरेज वो होगा, क्योंकि ये नहीं है कि आपको ओल्ड एज में ज्यादा और कम एज में कम है, ये यूनिवर्सल सबको मिलेगा एज पर द प्रोटोकॉल। सो ये नहीं कि इस जगह पे आपके वहां पे केस कम है तो वहां पे नहीं होगा, तो ये भी फेज वाइज कवरेज होगा, बाद में होगा। ओके, डॉक्टर गुर्टू, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अगर मैं भारत की ही बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में हमने देखा कि चूंकि वैक्सीन अभी आएगी 16 से लगेगी, लेकिन उससे पहले भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ बहुत कम है, जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये वैक्सीन आएगी, लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे भी हम लोग बहुत अच्छी कंडीशन में अगर कंपेरिजन करें बाहर के देशों के साथ, यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, तो जो स्वस्थ होने की दर है, जो रिकवरी है, और जल्दी से जल्दी ये कोरोना खत्म हो जाए, उसमें क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा और ये वैक्सीन, और भारत सबसे पहला ऐसा होगा कि विश्व में देश जो सबसे पहले इस बीमारी से उबर पाएगा, इस महामारी से? हाँ, क्योंकि वैक्सीन के दो मकसद हैं, दो उद्देश्य हैं। पहला, ये मुझे बचाता है सीवियर बीमारी होने से, सीवियर,
जानलेवा बीमारी होने से मुझे बचाता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक दूसरा, ये सामुदायिक तौर पे पॉपुलेशन लेवल पे ये हर्ड इम्यूनिटी बना के ट्रांसमिशन आगे ब्लॉक करने में मदद करता है। तो ये दो उद्देश्य मकसद हैं वैक्सीन देने के, व्यक्तिगत बचाव सीवियर बीमारी से और समाज का बचाव हर्ड इम्यूनिटी के जरिए। तो दोनों ही के लिए ये काम करेगा। अब बैकग्राउंड, अभी तक हमारी रिकवरी दर इतने अच्छे हैं, तो उसके ऊपर एक ये लेयर और जुड़ जाएगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल हम लोग आगे इस इन्फेक्शन से निकलकर ज्यादा जल्दी आ पाएंगे। और हमारा लक्ष्य ये है कि जुलाई अंत तक 300 मिलियन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन दे दिया जाए जुलाई एंड तक। तो ये जोड़ने 300 मिलियन और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हर्ड इम्यूनिटी और अच्छे दर, तो संभावित है कि हम सबसे पहले या आगे इससे निकल के आ जाएं, और ये संभावना बढ़ेगी, कम नहीं होगी अगर हम वैक्सीन लगवा लें तो। ओके, हमारे साथ दूसरे कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अमान है जो कि लेह लद्दाख से इस वक्त जुड़ गए हैं। अमान, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि कोई पॉजिटिव केस निकला हो, अगर वो भी अगर वैक्सीनेशन कराना चाहे तो उसका असर क्या होगा। दूसरी बात, अगर कोई इंक्यूबेशन पीरियड में हो, अगर वैक्सीन लग जाता है तो उसका क्या असर होगा। थैंक यू। डॉक्टर गुर्टू। तो अगर आपको कोविड हो गया है और आप उससे ठीक हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं, 14 दिन बीत चुके हैं आपको कोविड हुए हुए, तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, उससे आपको फायदा होगा। क्योंकि जो इसको हम कहते हैं बूस्टर इफेक्ट, 1, 2, 3 जितने ज्यादा आप लगाएंगे ये उतना आपका बूस्ट करेगा। इसलिए वैक्सीन 1 नहीं 2 लगते हैं, एक आज लगेगा तो एक 28 दिन बाद लगेगा, वो बूस्टर इफेक्ट। तो अगर आपको ऑलरेडी हो गया है तो आप में एंटीबॉडीज हैं, तो आपने वैक्सीन लगवाया तो बूस्टिंग होएगी, तो जितना है उससे ज्यादा ही बढ़ेगा आपका प्रोटेक्शन लेवल, आपका एंटीबॉडी लेवल। सो अगर आपको हो चुका है कोविड की बीमारी तो भी वैक्सीन लगवाइए। हाँ, अगर आजकल आपको कोविड हुआ है, बुखार चल रहा है, गला खराब है, बुखार है, तब थोड़े दिन वेट कर लीजिए, जब ठीक हो जाए तब लगवा लीजिएगा वैक्सीन। तो कोरोना रिकवर्ड लोगों को वैक्सीन लगाना उतना ही फायदेमंद है जितना कि उनको जिनको कोविड नहीं हुआ है। तो दोनों को लगवाना है, वैक्सीन सेफ है, इससे कोई खतरा नहीं है आपको। अगर आपको कोविड हो चुका है तो कोई खतरा नहीं है। Dr. Biswas, so 3 crore frontline and healthcare workers will be vaccinated in the first phase. When is the first phase likely to end? Because then only the second phase starts, and you know it's after the second phase, which is basically elderly people and comorbid people, that the rest of society can think of getting vaccinated. So they are way down the line, and they are looking at, you know, how fast are we going to be there? So can you give us a time frame? Yeah, देखिए, the way the government of India has planned and that all states have taken it seriously, and all the plan and the strategy has been very well framed. So I think it would be within 3 months we'd be able to complete it, the first phase. So maybe 3 to 4 months within that. So we are planning that, but in really when it will start, and then in practical situation within maybe 2 to 3 weeks later we'd be able to know then how it is going on. And this it is not that the giving shot is very the easy way to manage. I have taken already the first vaccine 25 days ago. Maybe 3 days later I'm going to take the second. So this is not that procedures is very robust. The people to understand this, and then to we have to follow them up and to monitor them is really sometimes is time taking. So I hope within maybe 3 to 4 months we are going to complete the phase, and probably then later on the 6th phase. So Yes. let us wait maybe in practical 1 month or 2 to 3 weeks, then we'd be able to know. And initially there may be a little bit problem, because to train people at this level at the different center, is the training given to all the workers and the people, those who are really helping this mission.
So initial maybe there'll be little bit hedge, but later on I think it will be easy and it will go on Right. fast. ओके सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष है, जो कि दिल्ली से हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ हाँ सकते जी, हैं। नमस्कार सर। जी पूछिए सर सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वैक्सीन सबको लगेगी सर, चाहे किसी को कोरोना हो या ना हो? जी एक बार फिर से पूछें। सर ये वैक्सीन सबको लगेगी, मतलब जिसको कोरोना हो या ना हो? जी डॉक्टर गुड्डू। हाँ बिल्कुल, ये सबको लगानी है, जिसको कोरोना हुआ है उसको भी, और जिसको नहीं हुआ है उसको भी, दोनों को, सबको। ओके Right. डॉक्टर गुड्डू, एक सवाल ये भी है कि जो न्यू स्ट्रेन की बात करें ब्रिटेन में, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ये जो दो वैक्सीन हैं भारत की, क्या ये दोनों वैक्सीन न्यू स्ट्रेन से भी मुकाबला करने में सक्षम है? हाँ, उम्मीद यही है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये वैक्सीन न्यू स्ट्रेन जो है उससे भी सक्षम है, क्योंकि जो कोरोना के जो वैक्सीन हैं ये स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाती हैं। अब स्पाइक्स जो है, स्पाइक का जो प्रोटीन है जिससे जुड़ता है वायरस हमारे अंदर, वो कोई 1 या 2 या 3 या 4 एंटीजेंस तो है नहीं कि वो अगर खराब हो गए तो गया पूरा वैक्सीन। उसमें 300 से भी ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वैक्सीन को सक्षम बनाएंगे। तो उन सारे 300 ऑड पॉइंट्स में से सिर्फ 2 में ही तो म्यूटेशन हुआ है अभी। एक में डिलीशन H69 एंड N70 V70, और दूसरा है जो कहते हैं N501Y, जो कि एक तरह का फ्रेम शिफ्ट है, सब्स्टिट्यूशन है। एक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा डिलीशन है, 2 ही में हुआ है ये। लेकिन अभी 300 से अधिक और भी हैं जिन पे ये वैक्सीन कामयाब रहेगा। तो सिर्फ 2 ही गए हैं अभी, 300 और बाकी हैं। तो वैक्सीन सक्षम होने की पूरी उम्मीद है इस नए स्ट्रेन पर भी। Dr. Biswas, when we come to the stage 2 and immunocompromised people are going to be vaccinated, how would one determine who is more immunocompromised? I mean, there may be people who are suffering from COPD, cancer, people who have diabetes, etc., hypertension. Which one really requires the vaccine first? Yeah, this diabetic is one because they are really prone for infection, likely to catch. We have been seeing that they are having also very serious complications, severity is more. So that is one. And other people are the chronic infection like HIV populations also they are going to have. And those who are already suffering from cancer or they are taking chemotherapy or the treatment people, those are also immunocompromised. So and then different people, other diseases also to be included in that. Several diseases like chronic kidney disease also thought to be the immunocompromised. So this is, and COPD people, those who are having lung disease, chronic illness of the lung. So these people will be the huge population, and those I think those people will be also considered for this vaccination. ओके डॉक्टर गुड्डू, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन अब आ गई है, अब इसको लोगों को लगेगी अगले कुछ महीनों में, क्या इस दौरान भी और उसके बाद भी जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है जिसका कि पालन अब तक लोग करते आ रहे हैं, उसका इस दौरान भी और उसके बाद भी पालन करते रहना होगा? मास्क पहनना, हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन मुझे तो बचा लेगी, लेकिन मुझे सीवियर डिजीज से, जानलेवा डिजीज से बच गया मैं, लेकिन फिर भी संभावना है कि मुझे हल्की बीमारी हो जाए वैक्सीन के बाद भी। वैक्सीन 100% तो इफेक्टिव नहीं है, 70 है, 90 है, 95 है, लेकिन 5% चांस तो फिर भी है। तो वो 5% चांस अगर मैंने लापरवाही की और वो 5% पॉपुलेशन भी औरों को फैला देगी अगर इन्फेक्शन, तो वैक्सीन की पूरी कामयाबी असफल हो जाएगी, क्योंकि वो फैल जाएगा फिर भी। तो वैक्सीन मुझे तो बचा देगा, लेकिन औरों को बचाने के लिए ये जरूरी है कि वैक्सीन के बाद भी मैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और भीड़ भाड़ के एरिया से बच के रहूं, मास्क पहने रहूं, वैक्सीन लगाने के बाद भी उतना ही जितना वैक्सीन लगाने के पहले है। Right, Dr. Gurtu, you mentioned about the people who are going to be vaccinated in the first phase, and you mentioned, the whole group, people who are working also in the hospitals, all the Safai Karamcharis, everyone. The question is about frontline workers.
how does one define who is a frontline worker? There are a lot of people who are actually doing a lot of work and meeting a lot of people, but they are not actually directly involved with hospitals or situations like that. Are they also frontline workers? I mean, let's say people in the media, for instance, or people who are working at in areas where they have to meet a lot of people. There could be various other areas, even in hospitality and these kind of areas. So frontline workers are defined as of the present stage by those who by their virtue, who by nature of their profession, daily occupation, day-to-day work, places them in direct line of contact with those who are likely to carry the infection. Yes. And one, and two, their services are essential. That is, it is very important for them to carry on despite that risk inherent in their day-to-day exposures. So what about airline staff? Would they, they're seeing hundreds of people every day enter their planes. Are they considered frontline? Eventually they will be, but we have to begin somewhere, and we are beginning with those who are involved in, say, municipal work, fire, police, paramilitary, because their roles are so vital that you cannot do without them even for 1 minute, 1 hour. They are on duty 24/7 always, and the same person. Then comes those relatively less exposed or more limited exposures, like pilots and all. They do their duty of flying of 1 hour, 2 hour, 5 hours, and then they are off, replaced by another. So those will come eventually, but we have to begin somewhere with limited stocks. So we begin at a place where the mass exposure is 24/7 for the same person and recurring. And that's how we move on as we go. Right. That's all the time we have for in this program. Thank you very much, Dr. Ashutosh Biswas and Dr. Anil Gurtu, for enlightening us on the rollout of the vaccine and other issues related to COVID-19. बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक ये वैक्सीन आपको लगने जाती है तब तक भी और उसके बाद भी आपको जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन करते रहना होगा। अपने मास्क लगाना होंगे, आपको जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते रहना होगा, और रेगुलर इंटरवल पे आपको अपने हाथों को भी लगातार धोते रहना होगा। तभी आप इससे बच सकते हैं, अभी भी और आगे भी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।